विशाल की आंखों में गुजरी रात का हर वो मंजर आ गया था जब जब उसने आमना को बहुत मोहब्बत से अपने करीब किया था। अपनी मोहब्बत के निशान उसके रुखसारों पर, उसके माथे पर जब्त किए थे। वो कसम कैसे उठा सकता था? कुछ लम्हों के लिए वो पूरी तरह खामोश हुआ। उन दोनों के दरमियान कुछ बहुत गलत तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने आमना को छुआ ज़रूर था, मोहब्बत से अपने करीब भी किया था, सीने से भी लगाया था। अपने लबों से अपनी तशना मोहब्बत को किसी तौर सैराब करने की कोशिश भी की थी। फिर भला वो कसम कैसे खा सकता था? विशाल की खामोशी के बाद जलाल साहब ने एक और तमाचा आमना के मुंह पे दे मारा। काश वापस आने के बजाय उसी नदी में डूब के मर जाती तो मेरे दिल को करार आ जाता। कम से कम किसी और का हाथ थाम के मेरे सामने तो ना आती। इस लड़के की खामोशी बता रही है कि गुजरी रात क्या कुछ हो चुका है। विशाल की खामोशी पर तो आमना खुद भी हैरान रह गई थी। उसे लगा था कि वो उसकी सफाई में कुछ ना कुछ कहेगा जरूर। उन दोनों के दरमियान ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था कि वो खामोश हो जाता। मदहोशी के आलम में गुजरे वो लम्हात उसे याद नहीं थे जब विशाल ने उसकी कुर्बत हासिल की थी। उसे तो बस इतना ही याद था कि वो बेहोशी के आलम में उसके सीने से जा लगी थी। विशाल, प्लीज कुछ बोलो ना। विशाल, बाबा को बताओ कुछ नहीं हुआ है। बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आमना रोते हुए अपनी सफाई देने लगी। शुजा भाई, मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो खुद मुश्किल में फंस गई थी। वो एक बार फिर भाई से मदद मांग रही थी, जिसके हाथों में अब कुछ नहीं रहा था। वो भी बहुत नाराजगी से बहन की जानिब देख रहा था। मैं वापस जा रहा हूँ चचा जान। मेरी तरफ से आपकी बेटी आपको मुबारक हो। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अब तो मेरा आप लोगों से भी कोई वास्ता नहीं है। आपने हमारे खानदान की इज्जत पर बहुत अच्छी तरह दाग लगाया है, और ये सब कुछ आपके बेटे की वजह से ही हुआ है। शुजा ने ही इसे इस मकाम पर पहुंचाया है। यकीनन ये लड़का आमना की यूनिवर्सिटी का ही होगा। सिर्फ लड़कियां लड़कियां ही नहीं आई यहाँ, लड़के भी आए थे। सरफराज ने अपनी तरफ से नतीजा अखज़ किया था और वापसी का रास्ता ले लिया था। जलाल साहब ने शुजा को इशारा किया, गाड़ी में बैठो और घर चलो। वहां जाके सबको यही बताना है कि ये नदी में डूब के मर चुकी है। आमना का सांस हलक में ही अटक गया था। शुजा ने घबरा के बाबा की जानिब देखा, जो अपना फैसला सुना के आगे की तरफ बढ़ गए थे। आमना को छोड़कर जलाल साहब गाड़ी में जा बैठे और शुजा हक्का बक्का खड़ा रह गया। बाबा, आमना को छोड़ के कैसे जाएंगे हम? होश आते ही शुजा बाबा के पीछे भागा था। बाबा, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। वो मेरी बहन है, हमारे घर की इज्जत है। अगर वो कह रही है कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो हमें एतबार करना चाहिए। बिलाखिर शुजा ने बहन का साथ देने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, मर गई है ये हमारे लिए। अपने उस आशिक के साथ इसे जहां जाना है जा सकती है। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। तुम गाड़ी में बैठ रहे हो या मैं समझूं कि मेरी दोनों औलादें ही नदी में डूब गई हैं। शुजा ने एक नज़र आमना पर डाली और विशाल के करीब चला आया। मेरी बहन तुम्हारे पास अमानत है, इसे संभाल के रखो, मैं वापस आके बात करता हूँ। एक अनजान शख्स पर भरोसा करते हुए शुजा ने फौरन आमना के हाथ में कुछ पैसे रखे थे और उससे वादा किया था कि वो जल्द वापस लौट आएगा। लेकिन आमना के तो कदमों तले से ज़मीन से रख गई थी। वो विशाल को जानती ही कहाँ थी, जो उसके भरोसे गुजारा करती। लेकिन शुजा के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो घूम के दूसरी जानिब से गाड़ी में बैठ गया। आमना ने रोते हुए शुजा को और फिर विशाल को देखा। शुजा, मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विशाल फौरन गाड़ी के करीब आया था, लेकिन जलाल साहब ने विशाल की एक ना सुनी। वो गाड़ी में बैठ चुके थे और ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया था। गाड़ी तेज रफ्तारी से वापसी के सफर पर दौड़ने लगी थी और आमना हैरत की पुतली बने विशाल को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या और कैसे हो गया है। कुछ ही देर बाद आमना की दोस्तें अपना सामान उठाए होटल से बाहर चली आईं। आमना का सामान, उसका मोबाइल फ़ोन इरम ने उसे थमा दिया था और सारी दोस्तों ने उसे नफरत से देखा था। तुम्हारी वजह से हमारा ट्रिप भी खराब हो गया। तुम्हारा ये आशिक, तुम्हें मुबारक हो। गुस्से में उसकी सहेली नौशीन ने उसे खरी खोटी सुना डाली और वो सब जीप में बैठकर आगे की तरफ रवाना हो गई।
उन्होंने आमना को साथ आने के लिए मना कर दिया था। आमना शशदर सी अपना सामान हाथों में लिए विशाल के भरोसे ही खड़ी रह गई। विशाल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होना है। वो इस लड़की को लेके कहाँ जाता। उसके दोस्त तैयार वापस जा चुके थे। अलबत्ता वो वेटर को विशाल के सामान के बारे में हिदायत दे कर गए थे, इसलिए विशाल को उसका सामान मिल गया था। कुछ ही देर बाद विशाल अपना सामान लेके बाहर आ गया। चलो अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? विशाल ने उसे झंझोड़ा, जो अभी तक उसी जगह पे खड़ी थी। कहाँ चलूं? कहाँ जाऊंगी मैं? वो फूट फूट के रोने लगी। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो यकीनन वहीं जाओगी जहां मैं जाऊंगा। अब मजीद ट्रिप जारी रखना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें वापस लौटना होगा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी। विशाल ने उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ खींचने लगा, क्योंकि वो तो चलने के काबिल भी नहीं थी। मैं आपके साथ आपके घर क्यों जाऊं? मुझे मेरे घर जाना है। मुझे शुजा भाई के पास छोड़ दें। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। सुना नहीं तुम्हारे भाई ने क्या कहा था? वो तुम्हें मेरे हवाले करके गए हैं। तुम्हारे बाप की आंखों में खून उतरा हुआ है। अभी अपने घर जाने के बारे में सोचना भी मत। ऊपर से वो सरफराज, वो तो मुझे कोई नफसियाती इंसान मालूम हो रहा था। विशाल गुस्से से बोला था। आमना ने उससे अपना हाथ छुड़वाया। हाँ, तो आपकी वजह से हुआ है ये सब। क्यों कसम नहीं खाई आपने? कहते ना कि कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच, नहीं छुआ था आपने मुझे। कह देते मेरा घर बच जाता। मेरी शादी टूट गई, अब क्या होगा? मामा, वो तो मेरी मुंतजिर होंगी। उसके जहन में मामा का ख्याल आया। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे लव मैरिज हो रही थी आपकी, जो इतना सोग मना रही है। भूल गई हैं पिछली रात सरफराज के बारे में कैसे कैसे ख्यालात का इजहार किया था आपने? आमना साहिबा, उस वक्त तो उसमें दुनिया जहान की बुराइयां नजर आ रही थी, और अब इस शादी के टूटने पे खुश होने के बजाय अफसोस हो रहा है। शुक्र अदा करें कि ऐसे नफसियाती शख्स से आपकी जान बच गई। विशाल गुस्से में तंजिया हंसा था। सच है कि मुझे सरफराज पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से मेरी शादी टूट जाती। मेरे बाबा का एतबार उठ गया मुझसे। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। बस करो बीबी, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। अब और आंसू ना बहाना, तंग आ गया मैं तुम्हारे आंसुओं से। मसले का हल निकालने के बजाय तुम रोना शुरू हो जाती हो। कह रहा हूं ना, मेरे साथ घर चलो, बात करता हूँ वहां जाके शुजा भाई से। हो सकता है तब तक वो तुम्हारे बाबा को भी मना ले और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अगर तुम इसी तरह रोती रही तो घर के बजाय हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। विशाल ने उसके आगे जोर से हाथ जोड़े थे और फिर वापसी के लिए गाड़ी ली। कई घंटों के सफर के बाद वो दोनों लाहौर शहर पहुंच चुके थे। विशाल उसका हाथ थामे उसे अपने घर में लेके दाखिल हुआ था और आमना की सांस रुक गई थी। सामने लाउंज में इतने लोग थे जितने लोग उसके घर में किसी तकरीब में होते थे। 12-15 लोगों को एक साथ लाउंज में शोर शराबा करते देख वो अपनी जगह खड़ी रह गई। तुम्हारे घर कोई दावत है क्या विशाल? वो आहिस्तगी से पूछ रही थी। विशाल जोर से हंसा था। हमारे घर रोज ही दावत होती है। ये सब घर वाले हैं, कोई बाहर का नहीं है। विशाल ने उसे आराम से बताया था और आमना हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इतने सारे लोग? ये अभी पूरे नहीं हैं, कुछ बावर्ची खाने में होंगे, कुछ अपने कमरों में होंगे। जॉइंट फैमिली है मेरी, पूरे 30 लोगों का घर है ये। ये सुनते ही आमना की जान निकल गई थी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि विशाल के घर पे जाने के बाद आगे क्या होगा। विशाल के साथ किसी लड़की को खड़ा देखकर वो सब चौंक कर मतवज्जा हुए। भाई शादी करके लौटे हैं क्या? आमना जैसी ही एक लड़की तेजी से विशाल की तरफ आई। पागल हो गई हो क्या? दोस्त है मेरी, कुछ दिनों के लिए रहने आई है। इस घर में जगह कहाँ है जो आप इसे भी ले आए? पीछे से दूसरी लड़की ने दुहाई दी थी। विशाल ने घूर के उसे देखा, फिर सोफे पे पड़ा कुशन उठा के उसके सर पे दे मारा। बकवास बंद करो अपनी। कुछ दिनों के लिए आई है ये, तुम्हारे ही साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी, समझ गई हो ना? मेरे कमरे में? उस लड़की ने हैरत से आंखें फाड़ी थी, फिर तेजी से उठ के आमना के करीब आ गई।
और उसे ऐसे घूर घूर के देख रही थी जैसे आंखों से ही उसका एक्सरे कर लेगी। आपने कब से लड़कियों से दोस्ती शुरू कर दी? सच सच बताएं, शादी करके आए हैं ना? दादों ने आपकी शादी तबस्सुम से करवाने की बात की थी, इसीलिए ना? उसी की वजह से तो घर छोड़ के निकले थे आप। कह के तो गए थे कि कुछ दिन पहाड़ों में रहूंगा तो फ्रेश हो जाऊंगा। ये नहीं बताया था कि हनीमून के लिए जा रहे हैं। पहले वाली लड़की गौर से आमना को देखते हुए कयास आराइयां कर रही थी। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया, जो मुंह में आ रहा है कह रही हो। इसका सामान अपने कमरे में ले जाके रखो दीबा। विशाल ने गुस्से से छोटी बहन को हुक्म दिया। डांट लें डांट लें, हमें तो आप डांट सकते हैं, लेकिन दादों से क्या कहेंगे ये? वो तो आपकी और तबस्सुम की शादी फिक्स करने पे तुली बैठी हैं और आप इस फुलझड़ी को साथ ले आए। दीबा ने हंसते हुए आमना का सामान हाथ में पकड़ा और अंदर की तरफ भागी थी, क्योंकि उसके पीछे ही विशाल ने उसके बाल पकड़ने की कोशिश की थी। लफ्ज फुलझड़ी पर विशाल ने शर्मिंदा होकर आमना को देखा था, जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रही थी। बुरा मत मानना, ये मेरी बहनें ना बस ऐसे ही मजाक करती हैं। विशाल, आ गए तुम? शुक्र है खुदा का, मुझे तो फिक्र हो रही थी। खबरों में देखा था वहां का मौसम ठीक नहीं है, अचानक से बारिशें शुरू हो गई हैं, और फिर तुम तो हमसे राब्ता भी नहीं करते। बावर्ची खाने से निकलती एक औरत ने दुपट्टे से हाथ पोंछते विशाल को देखा। जी मामा, बस आ गया, आप तो यूं ही फिक्र करती हैं। विशाल ने फौरन आगे बढ़कर उस औरत को गले से लगाया था और आमना को समझ आ गया था कि वो विशाल की मामा है। इतने में विशाल की मामा की नज़र आमना पे पड़ी। ये किसे साथ ले आए हो? वो हैरत से पूछ रही थी। मामा, ये आमना है, कुछ दिन हमारे घर रहेगी। बेटे की बात सुनकर उनकी आंखें हैरत से फैली थीं। कौन है ये? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया तुमने किसी लड़की का। घर से भगा के तो नहीं लाए हो? तबस्सुम से शादी के लिए इसलिए इनकार कर रहे थे तुम? विशाल की मामा ने भी वही बात दोहराई और आमना शर्म से जमीन में गड़ गई। नहीं मामा, लंबी कहानी है, फिर तफसील से सुनाऊंगा। फिलहाल तो बहुत थक गया हूँ, इतना लंबा सफर था। दीबा से कहें इसे अभी अपने कमरे में जगह दे और मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी दादों से क्या कहूंगी? वो तो बिना बात के हंगामा खड़ा कर देती हैं। इस लड़की को देखेंगी तो हजार सवाल जवाब करेंगी। भला किसकी बेटी है, कहाँ से आई है? जवान लड़की यूं हमारे घर में रहने आ गई, सवाल तो उठेंगे ना। तुमने शादी कर ली है तो सच बता दो, मैं पहले ही तुम्हारी दादों को समझा लूंगी। बाद में ये सच खुला तो वो कभी नहीं मानेंगी। वैसे भी वो तुम्हारी मुंतजिर थी कि तुम आओ तो वो तबस्सुम का मुंह मीठा करवाएं। मामा, खुदा के लिए अब ये तबस्सुम का चैप्टर क्लोज कर दे, मुझे उससे शादी नहीं करनी। विशाल एकदम ही चिढ़ गया। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, इस लड़की से शादी करके आ गए हो क्या? बहू है ना ये मेरी। विशाल की मामा ने आगे बढ़ के आमना को सीने से लगा के उसका माथा चूम लिया। नहीं मामा, ये आपकी बहू नहीं है, शादी नहीं की है मैंने। अच्छा तो मोहब्बत करते हो इससे? विशाल की मामा आंखें फैलाए आमना का जायजा ले रही थी और आमना की जुबान तो गंग हो गई थी। उसने आज तक कभी इतने लोगों को इकट्ठे एक घर में रहते नहीं देखा था, और वो भी इस तरह की ड्रामा फैमिली तो पहली ही बार देख रही थी। चलो बेटी, तुम जाओ दीबा के साथ, फ्रेश हो जाओ। विशाल से मैं खुद बात करती हूँ। अगर मेरे बेटे की मोहब्बत तुम हो तो मैं खुद धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। विशाल की मामा ने बड़ी फराख दिली से आमना को कबूल करने की खुशखबरी सुनाई थी और विशाल ने सर पकड़ लिया था। दीबा आमना को अपने कमरे में ले गई और विशाल मामा के सामने खड़ा हो गया। मामा, वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। और फिर विशाल ने शुरू से आखिर तक अपनी माँ को हर बात सच बता दी। ये सुनकर उसकी माँ का मुंह खुल गया। क्या मतलब? उसका बाप छोड़ के चला गया तो तुम उठा के ले आए? तुम इसे वहीं छोड़ के आते ना। अब क्या करोगे?
अगर सारी ज़िंदगी इसके बाप ने इसे कबूल ना किया तो? इस छोटे से डब्बे में हम क्या इस लड़की को भी सर पे बिठा लेंगे? विशाल की मामा ने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। उस छोटे से घर में 30 लोगों की जॉइंट फैमिली थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि विशाल के दादा नहीं चाहते थे कि कोई भी बेटा घर छोड़ के जाए। इसलिए उन्होंने सबको छोटे छोटे कमरे बना के दे दिए थे, जहाँ वो सब बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था, इसलिए कोई भी खुद से भी अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन यहाँ आमना के लिए कोई जगह नहीं थी। मामा वो दीबा के कमरे में गुजारा कर लेगी ना? विशाल ने मामा को समझाने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन कब तक? वो पराई लड़की है, हम कब तक उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं? कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारे दादू कभी राजी नहीं होंगे। मामा वो मजबूर है, मुश्किल में फंसी है। प्लीज आप ही कुछ कर सकती हैं, आप दादू को मना सकती हैं। विशाल ने मामा से मदद मांगी थी। पसंद करने लगे हो उसे विशाल? विशाल की मामा ने बहुत तेजी से उसकी आंखों को पढ़ लिया था। विशाल ने नजरें चुराई। ठीक है, अगर तुम पसंद करते हो उसे तो मैं करती हूँ कुछ, लेकिन मैं तुम्हारे दादो से यही कहूंगी कि तुम उस लड़की को घर से भगा के लाए हो। अगर ये बताया कि उसके बाप ने उसे छोड़ा है तो तुम्हारे दादू कभी उसे इस घर में जगह नहीं देंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी? विशाल की मामा ने उंगली उठाकर उसे सख्ती से समझाया था। जी मामा, कह दें, लेकिन उसे यहाँ से ना निकालिएगा। वो कहाँ जाएगी? कुछ अरसे में उसका भाई आएगा, उसे ले जाएगा। बल्कि मैं रात को ही उसके भाई से बात करता हूँ, वो किसी न किसी तरह अपने बाबा को राजी कर ही लेगा। शादी तो इस बेचारी की टूट ही गई है, कम से कम इसके बाबा ही इस पे एतबार कर लें। विशाल को आमना की फिक्र हो रही थी। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, विशाल की माँ ने मुस्कुरा के उसे तसल्ली दी थी। कुछ ही देर बाद दादू घर वापस लौट आए थे और पंचायत बैठ गई थी। विशाल की मामा ने उन्हें आमना के बारे में बताया कि विशाल उसे उसके घर से भगा के लाया है। और ये सुनकर विशाल के दादू पूरी तरह उछल पड़े थे। क्या कहना चाहती हो फरीदा? तुम्हारे बेटे ने किसी के घर की इज्जत भगाई है और तुम इतनी इत्मीनान से बैठी हुई हो। इस लड़की को वापस छोड़ के क्यों नहीं आई? क्योंकि अब इसके घर वाले इसे कबूल नहीं करेंगे, इसलिए। विशाल के मामा ने नरमी से दादू को समझाने की कोशिश की थी। बुलाओ उस लड़की को, पूछूं मैं उससे किस खानदान की है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई है। इस लड़के ने तो हमारी नाक कटवा दी। मैं तो तबस्सुम के बाप से बात करके आया हूँ। दादू को अपनी पड़ी हुई थी। कुछ ही देर बाद आमना उनके सामने बैठी बुरी तरह कांप रही थी। विशाल की नजरें उस पर जम सी गईं। सफ़ेद रंग के कमीज शलवार में, सुर्ख चुनरी दुपट्टा सर पर लिए, वो मासूम सी दुल्हन ही लग रही थी। ये लिबास दीबा का था। उसने आमना को सख्ती से कहा था कि अगर उसने यहाँ जीन्स टी शर्ट पहनी तो दादू उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। इसीलिए उसने दीबा के कपड़े पहन लिए थे और अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ वो विशाल की धड़कनों को बेतरतीब कर गई थी। बेटी, तुम इस नालायक के कहने पे अपना घर छोड़ के क्यों निकली? विशाल के दादू ने बहुत मोहब्बत से आमना से सवाल किया। विशाल कसमसा के रह गया था। दादू, क्या हो गया आपको? हाँ, ठीक तो कह रहा हूँ। साल हुआ नहीं नौकरी करते हुए, 2 बार तूने नौकरी बदल ली। इस लड़की की जिम्मेदारी उठाने का कैसे सोच लिया? बिल्कुल वैसे ही सोच लिया जैसे आप सोच रहे थे कि मैं तबस्सुम की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। विशाल ने गुस्से में तबस्सुम का नाम लिया। उसे तबस्सुम से सख्त नफरत थी, पर विशाल के दादू हर सूरत विशाल और तबस्सुम की शादी करवाने के दर पर थे। पसंद करती हो तुम इसे या इसने तुम्हें पागल बनाया है? विशाल के दादू सवालिया नजरों से आमना को देख रहे थे और आमना ने घबरा के विशाल को देखा, जो उसे इशारों में हाँ कहने को कह रहा था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आमना ने जवाब दिया, जी मैं पसंद करती हूँ विशाल को। तो फिर शादी हो जानी चाहिए तुम दोनों की। इस तरह तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। अगर तुम्हारे घर वालों ने पुलिस केस करवा दिया कि
हमने उनकी बेटी को अगवा किया है, तो क्या होगा? दादू सीधे शादी की बात पे आ गए थे। और ये ना तो विशाल के तसव्वुर में था, ना उसकी मामा के। कहाँ तो वो तबस्सुम के नाम की तस्बीह पढ़ रहे थे, और कहाँ वो सीधे आमना और विशाल की शादी करवाने को राजी हो गए थे। दादू, ये क्या कह रहे हैं आप? शादी की इतनी जल्दी क्या है? विशाल बौखला गया। क्या मतलब है? इसे घर से भगा के क्यों लाए थे? शादी करने के लिए ही ना? या फिर इसे ऐसे सारी जिंदगी हमारे घर में रखना है? घर में जवान बच्चियां हैं, क्या असर पड़ेगा तुम्हारी इस हरकत का उन पर? सोचा है? बेहतर है कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कर दी जाए। ऐसे कैसे बाबा? विशाल मेरा इकलौता बेटा है। मैं खूब धूमधाम से तैयारी करूंगी, अच्छे से शादी करूंगी। विशाल की मामा ने किसी तरह बात संभालने की कोशिश की। हाँ, तो बहुत पैसा है मेरे पास, क्या परेशानी है तुम्हें? पैसा हो तो 4 दिन में भी धूमधाम से शादी हो जाती है। आज ही आमना बेटी को माइयों बिठा दो, सारे रिश्तेदारों को दावत भेज दो। मैं चाहता हूँ अपने मरने से पहले विशाल के बच्चे देख लूं। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आखिर को मेरा बड़ा पोता है। दादा ने बड़ी मोहब्बत से विशाल की तरफ देखा था, जिसकी सांस सीने में ही अटक गई थी। आमना की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इस तरह आमना की मर्जी के बगैर शादी की बात कर देना, और बच्चों वाली बात पर तो वो पूरी तरह ही शर्मिंदा हुआ था। आमना तो खुद गुस्से और परेशानी से विशाल को तक रही थी। दादू अपना फैसला सुना के कमरे में चले गए थे। विशाल की मामा सर पकड़ के बैठी थी, और विशाल आमना का हाथ थामे सीधा छत पे पहुंच गया, जो नजरों ही नजरों में उसे खा जाने वाली थी। विशाल, ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था कुछ दिन मुझे अपने घर रखोगे और फिर शुजा भाई मुझे ले जाएंगे। ये शादी की बात कहाँ से आ गई? जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे सामने हो रहा है आमना। अगर मैं दादू से ये ना कहता कि मैं तुम्हें घर से भगा के लाया हूँ, तो वो तुम्हें यहाँ रखने की इजाज़त नहीं देते। फिर मैं तुम्हें कहाँ रखता? मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी वो मेरी और तुम्हारी शादी तय कर देंगे। विशाल परेशानी से बोला था। रोको ना उन्हें विशाल, वो तुम्हारे पूरे खानदान को दावतें बांट देंगे, फिर क्या होगा? शुजा से बात करता हूँ पहले, लाओ फ़ोन मिला के दो। आमना ने फौरन अपना फ़ोन मिलाकर विशाल के हाथ में पकड़ाया। काफ़ी देर बेल बजने के बाद शुजा ने फ़ोन उठाया, और जो बात उसने कही वो सुनकर विशाल पूरी तरह परेशान हो गया। सारे खानदान वालों ने आमना के घर वालों से कता ताल्लुकी का इजहार कर दिया था। आमना के वालिद ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि उनका और आमना का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी इज्जत पर जो दाग लगा है वो आमना की वजह से लगा है। शुजा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। शुजा ने विशाल से मिन्नत की थी कि वो उसकी बहन का ख्याल रखे, और विशाल ने उसे शादी वाली बात बता दी थी। ये सुनकर शुजा और भी परेशान हो गया था। उसे विशाल के बारे में हरगिज भी कुछ खबर नहीं थी, लेकिन वो इतना ज़रूर जान गया था कि ये लड़का बुरा नहीं है। मैं इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी बहन का ख्याल रख लो। विशाल ने वादा किया था कि वो आमना का ख्याल रखेगा, और फ़ोन बंद कर दिया था। शुजा ने शादी की इजाज़त दे दी है, उसने आहिस्तगी से आमना से कहा था। आमना अपनी जगह बैठ गई। तो क्या बाबा मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे? ऐसे मत सोचो आमना, कुछ वक्त गुजर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। विशाल को तो पल भर में ही उसकी मोहब्बत मिल गई थी। वो भला पीछे क्यों हटता? उसने आहिस्तगी से आमना का हाथ थामा, सुर्ख दुपट्टे को उठाकर आमना के सर पे रख दिया। आमना ने चौंक कर उसे देखा था। कभी कभी मोहब्बत बिन मांगे भी मिल जाती है आमना। ऐसी नेमत के मिल जाने पे खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। विशाल जज़्ब के आलम में आमना की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि आमना उसकी बात का मतलब समझती, पीछे से दीबा की आवाज़ आई। ये आप दोनों छत पे क्या कर रहे हैं? शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते। दीबा ने आते ही आमना का हाथ थाम लिया। चलें भाभी, आपको माइयों बिठाना है। मामा ने अर्जेंट में एक जोड़ा ऑर्डर किया है, बहुत खूबसूरत है, आपको वही पहनना होगा।
आपको कल हमारे बाकी के ख़ानदान वाले भी आ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। दीबा हंसते हुए कह रही थी। इस घर में जगह कहाँ है जो बाकी के ख़ानदान को भी यहाँ बुला लिया। सादगी से भी शादी हो सकती थी। विशाल तिलमिलाया था। आप जाएं और अपना कमरा सेट करें, शादी की तैयारियां करें। फर्नीचर तो देखें आपके कमरे का, बेड भी टूटने वाला है। ऐसा ना हो शादी की रात बेड ही टूट जाए। दीबा जोर से हंसी थी और विशाल ने वाइपर का डंडा उठा के उसकी कमर पे लगाया था। शर्म नहीं आती भाई से ऐसी बातें करते हुए? दीबा हंसते हुए आमना का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले आई। पता है आमना भाभी, मेरा भाई बहुत अच्छा है, हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हमारा ख्याल भी बहुत करता है। दीबा आमना के सामने विशाल की खूब तारीफें कर रही थी। ये बात तो आमना को भी मालूम थी कि वो किस कदर ख्याल रखने वाला था। उसने आमना को बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि अपने घर लाकर अपने घर वालों से भी मिलवा दिया था। इससे ज़्यादा भला वो उसके किरदार की और क्या गवाही दे सकती थी कि उसने आमना की तन्हाई का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था। 2 घंटे बाद आमना का जोड़ा भी आ गया था। पीला जोड़ा पहने वो अपनी मामा को याद करके फूट फूट के रो दी थी। वो कभी भी सरफराज की दुल्हन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो इस तरह विशाल की दुल्हन बनेगी ये भी उसके वहमो गुमान में नहीं था। वो मामा से बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने भी उससे बात करने से इनकार कर दिया था। 2 दिन घर में खूब हल्ला गुल्ला रहा। विशाल के घर वालों ने उसे बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ा। खासकर विशाल की माँ ने तो उसे सीने से लगा लिया था, क्योंकि उन्हें सारी बात पूरी तरह मालूम थी। निकाह के वक्त शुजा ने वीडियो कॉल की थी। वो अपनी बहन के निकाह में पूरी तरह शामिल हुआ था। विशाल ने उसे पूरी तसल्ली करवाई थी और शुजा ने अपने दोस्त के ज़रिए से विशाल की मालूमात भी हासिल की थी। हर तरफ से विशाल की तारीफ ही सुनने को मिली थी। कबूल है कहकर विशाल और आमना निकाह के बंधन में बंध गए। 2 दिन में विशाल ने अपना कमरा पूरी तरह सेट करवाया था और उसे एक बार भी आमना से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। इसलिए निकाह के बाद जब आमना को विशाल के कमरे में बिठाया गया तो आमना की सांसें अटकने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विशाल ने उससे निकाह क्यों किया है। मोहब्बत के जज्बे से तो वो ना वाकिफ थी, लेकिन विशाल के दिल में क्या था उसे इस बात की भी खबर नहीं थी। थोड़ी देर बाद विशाल चला आया था। उस छोटे से कमरे में बहुत खूबसूरत सा फर्नीचर डाला गया था। विशाल उसके करीब बैठा उसकी आंखों में झांकने लगा। आमना एक बार फिर रोने लगी। यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? खुशी हो या गम, तुम्हें बस रोना ही आता है। विशाल एकदम से नाराज हुआ था। आमना ने डर के जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। विशाल ने मुस्कुराकर शादी का तोहफा उसके सामने किया। वो एक खूबसूरत सी सोने की पाजेब थी जो उसने खुद ही आमना के पैरों में पहनानी शुरू कर दी। विशाल की उंगलियों का लम्स आमना के दिल में गुदगुदाहट पैदा कर गया था। उसने धीरे से अपने पाँव पीछे की जानिब खींच लिए। विशाल ने मुस्कुरा के उसे देखा और फिर पूरी मोहब्बत के साथ उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं शायद वो तो नहीं जिसकी तुम तलब रखती थी, लेकिन मैं ज़रूर तुम्हारा ही तलबगार था। तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा हूँ। विशाल ने आहिस्तगी से आमना के कानों में सरगोशी की थी। आमना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। विशाल ने आहिस्तगी से उसे अपनी मोहब्बत के हिसार में जकड़ लिया था। एक खूबसूरत रात उनकी ज़िंदगी में आई थी। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। इतने सारे लोगों के बीच आमना ने बिल्कुल भी खुद को तन्हा महसूस नहीं किया था। अलबत्ता मामा बाबा की याद उसे बहुत सताती थी, लेकिन जब भी वो तन्हा महसूस करती तो विशाल कहीं ना कहीं से उसके करीब आ जाता और अपनी मोहब्बत से उसे एक बार फिर खुश होने पे मजबूर कर दिया करता। 8 महीने गुजरने के बाद जलाल साहब और शुजा विशाल के दरवाजे पे चले आए। आमना की मामा उसकी याद में बहुत बीमार हो गई थी। वो बस आमना से मिलना चाहती थी। खानदान वाले तो कता ताल्लुकी कर ही चुके थे, इसीलिए शुजा ने बाबा को भी समझाया कि वो आमना को कबूल कर लें। अपने बाबा को देख के आमना बहुत फूट के रोई थी। उसने एक बार फिर अपनी बेगुनाही का एतराफ़ किया था।
जलाल साहब उसके सामने शर्मिंदा हो गए थे। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उनकी बेजा सख्तियों की वजह ही से तो आमना झूठ बोल के घर से निकली थी। वो आमना और विशाल को लेकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो रहे थे, ताकि दोबारा से एक खानदान की तरह जी सके। वो आमना और विशाल को पूरी तरह कबूल कर चुके थे और इस बात को भी समझ गए थे कि कभी कभी माँ बाप की बेजा सख्तियाँ औलाद के हक में बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। अगर वो अपनी मोहब्बत से आमना की परवरिश करते, उसे ज़िंदगी में खुल कर सांस लेने की इजाज़त होती, तो शायद वो कोई गलत कदम कभी ना उठाती, झूठ बोलकर इस तरह से घर से ना निकलती। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद पर एतबार करें, उन्हें उनकी ज़िंदगी उनकी शर्तों के मुताबिक जीने की इजाज़त दें।